वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज की मूवी का नाम है अनवेशिप इन कंडे तुम, जो इसी साल रिलीज हुई है। एक लड़की लापता हो जाती है। एक पुलिस एसआई इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है और एक घिनौने सच का पता लगाता है, लेकिन इस सच का पता लगाने की वजह से उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। ऐसा उस एसआई ने क्या पता लगाया और उसके कैरेक्टर पर काला धब्बा क्यों लगा, और उस धब्बे को मिटाने के लिए उसे कौन सा नया केस लेना पड़ा, उस दूसरे केस का क्या हुआ। इस तरह दो बहुत ही पेचीदा केसेस वो किस तरह सॉल्व करता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो द सीट तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं इस बेहतरीन मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में आनंद नाम के एक एसआई यानी सब इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, जिसे एक केस सॉल्व करने की वजह से सस्पेंड किया गया है। यार, केस सॉल्व करने से तो प्रमोशन मिलता है। खैर छोड़िए, यहाँ एकदम उल्टा ही हो गया। ऐसा क्या था केस में जिसकी वजह से आनंद को सस्पेंशन मिला, ये जानने के लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। एसआई पोस्टिंग मिलने के बाद आनंद ने गांव के पुलिस स्टेशन का चार्ज लिया। वहां के कांस्टेबल रविंद्रन और ड्राइवर के साथ मिलकर उसने पूरे गांव की सुरक्षा का जिम्मा लिया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग आया जिसने बताया, मेरी 3 बेटियां हैं सर। बीच वाली बेटी का नाम लवली है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर कर रही है। कल सुबह वो हॉल टिकट लेने गई, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी है। मैंने आसपास में उसके कॉलेज में हर जगह पूछताछ की सर, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान है जिसमें मेरा दोस्त रहता है। उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी कॉलेज से दोपहर को ही बस में लौटी थी। यहाँ तक कि मेरे दोस्त ने उसको देखा भी था, उससे बात भी की थी। वहीं से मेरा घर 1 किलोमीटर की दूरी पर है सर। वो जरूर पैदल आई होगी, लेकिन उस 1 किलोमीटर में ही उसे कुछ हुआ जिसकी वजह से वो घर नहीं आई। आनंद अब चाय वाले से मिलता है तो वो बताता है कि दुकान के पीछे सर हमेशा 2-3 लड़के बैठकर सुट्टा मारते रहते हैं और आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। अब आनंद उनके घर का पता मांगता है तो वो बताता है कि लवली के घर के रास्ते में ही उन लड़कों का घर पड़ता है। फिर आनंद की टीम उन लड़कों को स्टेशन ले जाकर मारती है और तब वो मुंह खोलते हैं कि हाँ, हमने सर उसे छेड़ा था, उसका हाथ भी पकड़ा, लेकिन इतने में एक मछली वाला आ गया जिसकी वजह से हमने लवली को छोड़ दिया और वो भी वहां से चली गई। यही सच है सर, आप चाहें तो उस मछली वाले से पूछ सकते हैं। अब आनंद गांव की सुनसान जगहों को, तालाब, झील वगैरह हर जगह सर्च करने का ऑर्डर देता है। फिर वो लवली के घर जाता है। लवली की छोटी बहन बताती है, लवली दीदी हॉल टिकट लेने के बाद चर्च के फादर से आशीर्वाद लेने वाली थी। अब आनंद पूछता है कि फादर का घर कहाँ पर है। लवली का पिता बताता है कि वो शायद मेरी मदद ना करे। और तब कांस्टेबल रविंद्रन बताता है कि इस गांव में 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप तो आंखें बंद करके फादर पर विश्वास करता है और दूसरा ग्रुप है जो फादर की कुछ भी बातों को नहीं मानता, उनकी बातों को क्रिटिसाइज करता है। लवली का पिता दूसरे ग्रुप को बिलोंग करता है, जो कि फादर की हर बात को सच नहीं मानता, इसलिए शायद वो ऐसा कह रहा है। आनंद भी कह देता है कि ये क्या पागलपन चल रहा है, कुछ भी हो जाए मैं फादर से जरूर मिलूंगा, मेरा काम सिर्फ सच का पता लगाना है और कुछ भी नहीं। कहकर वो फादर के घर जाता है, पर रास्ते में फादर के सपोर्टर्स उसको रोक लेते हैं। तभी वहां पर इंस्पेक्टर आता है जो फादर का सपोर्टर है। वो आनंद को डांटता है कि मुझसे पूछे बगैर तुम इस एक्शन पे क्यों उतर आए। फादर का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, समझे। जाओ जाकर असली कातिल को ढूंढो। पर तब एक कांस्टेबल बताता है कि सर, यहाँ आसपास के एक तालाब में एक लड़की की लाश मिली है। सब वहां जाकर देखते हैं तो तालाब से लवली की लाश निकलती है, जिसे बोरी में बांधकर पानी में फेंका गया था। अब केस और पेचीदा हो जाता है और इंस्पेक्टर इस केस को अपने हाथ में ले लेता है। इतने में डीवाईएसपी वहां पहुंचता है और ये भी फादर का ही सपोर्टर है। वो भी आनंद पर बरस पड़ता है कि तुम उस धार्मिक इंसान को इंटेरोगेट करने की सोच कैसे सकते हो। डीवाईएसपी अब गुस्से में कहता है कि जल्द से जल्द गांव में किसी को पकड़ो और इस केस में उसे कातिल बताकर उसे अंदर कर दो। बताओ, ऐसे अंधे डीवाईएसपी और इंस्पेक्टर के साथ आनंद को काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो फिर भी उन्हें बताता है कि सर, फादर का घर उस तालाब के सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है और मुझे वहां एक बोरी को खींच ले जाने के निशान भी मिले हैं। इसलिए अगर हम फादर से पूछताछ करेंगे तो सच का पता चल सकता है। पर उसकी बात को वो अनसुना कर देते हैं और उसे वार्न करते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, समझे। फिर पुलिस डॉग को उस एरिया में ले आते हैं तो जैसा आनंद ने कहा था, वो फादर के घर के आसपास ही जगहों में घूमता है और वहीं पर भौंकने लगता है। आनंद कहता है कि देखो, हमें फॉरेंसिक टीम की मदद लेनी चाहिए जो इस एरिया की जांच कर सके, पर हमेशा की तरह उसकी बातचीत को बीच में बंद कर दिया जाता है। तब इंस्पेक्टर बताता है कि तालाब के पास एक लुंगी मिली है और पूछताछ में पता चला है कि इस तरह की लुंगी मछली वाला पहनता है। वो मछली वाले से पूछते हैं तो वो कहता है कि सर, ये मेरी नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी लुंगी को मैंने प्रकाश को पहने हुए देखा था जो हाल ही में जेल से छूटा है। पुलिस प्रकाश के घर जाती है और उसको लुंगी दिखाते हैं। वो भी कहते हैं नहीं सर, ये मेरी नहीं है, पर इन लोगों को तो केस बहुत जल्दी क्लोज करना था, तो वो उसे ही कातिल बताकर मार पीट कर उसे स्टेशन ले आते हैं। ये सब देखकर आनंद का तो खून खौलता है कि एक निर्दोष को पकड़ कर ले आए और उसको कातिल बता रहे हैं, जबकि असली कातिल बाहर घूम रहा है। कैसे लोगों के साथ काम कर रहा हूं मैं, ये सोचकर वो खुद को कोसता है। लेकिन फिर वो फैसला भी करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच का पता लगाकर जरूर रहूंगा। ऐसे में एक रात लवली का पिता अपने दोस्त के साथ आनंद के घर आता है।
वो बताता है कि सर, ये मेरा दोस्त सिराज है जो कि एक बस ड्राइवर है। उस दिन सिराज ने लवली को फादर के घर जाते हुए देखा था। सर, मुझे लगता है कि उस फादर के घर में कोई राज छुपा हुआ है, लेकिन वो इंस्पेक्टर किसी की नहीं सुनने वाला। प्लीज आप कुछ कीजिए, सभी लोग उस फादर को ही सपोर्ट करेंगे। आप मेहरबानी करके किसी भी तरह फादर के घर की तलाशी लीजिए, तभी मेरी बेटी के कातिल का पता चलेगा। और तब आनंद एक प्लान बनाता है। कट करके फादर के घर को दिखाते हैं, जहां पर एक चोर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया है। वो कुछ चीजें चुराने लग जाता है, तभी आवाज को सुनकर फादर आ जाता है। उसे देखकर वो चोर वहां से फिर भाग जाता है, लेकिन फादर पुलिस कंप्लेंट देने के बजाय अगले दिन अपना टूटा हुआ दरवाजा ठीक कर रहा होता है। लेकिन तभी आनंद उस चोर को पकड़ कर लाता है और कहता है कि फादर, ये चोर कुछ चीजें बेचने की कोशिश कर रहा था, तब हमने इसको पकड़ लिया। इसने बताया कि इसने ये चीजें आपके घर से चोरी की थी। फादर कहता है, नहीं नहीं, इससे गलती जरूर हुई है, मैं इसे माफ कर देता हूँ, कोई बात नहीं, प्लीज कोई केस मत कीजिए इस पर। आनंद कहता है कि सर, केस तो मैं कर चुका हूँ, बस हमें इसके फिंगरप्रिंट्स चाहिए जो आपके घर की चीजों पर लगे होंगे, फिर हम इसे आसानी से अंदर कर सकते हैं। इस तरह आनंद ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया और फादर के घर की तलाशी लेने का बहाना भी ढूंढ लिया। फॉरेंसिक वाले भी घर के कोने कोने को चेक करते हैं, हर चीज से फिंगरप्रिंट्स और एविडेंस निकालते हैं। वो सारे एविडेंसेस एक खतरनाक राज को रिवील करते हैं, जिन्हें जानकर आनंद बिल्कुल चौंक जाता है। पर वो जानता है कि इंस्पेक्टर और डीवाईएसपी को वो बताएगा तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उल्टा एविडेंस को मिटा देंगे। इसीलिए वो सीधे एसपी के पास चला जाता है। इस केस में शुरू से लेकर अब तक आनंद की जो फाइंडिंग्स थी, उसकी डिटेल रिपोर्ट देखकर एसपी को पता चल जाता है कि फादर के घर के आसपास में और उसके घर में लवली की टूटी हुई चूड़ियां, उसके बालों के टुकड़े और भी कई सारी छोटी छोटी चीजें मिली है। ये बात साफ बताती है कि फादर के घर पर ही लवली का कत्ल हुआ है। यही नहीं, फादर के घर में एक और लड़की के बाल मिलते हैं और ये लवली की दीदी के बाल हैं। उसके बाल फादर के घर में आखिर आए कैसे? ये सोचकर आनंद को ही नहीं, एसपी को ही नहीं, हमें भी शौक लगता है। अब एसपी खुद आनंद को इस केस को टेक ओवर करने की परमिशन दे देता है। आनंद भी बेझिझक होकर फादर को इंटेरोगेट करता है। तब उसे पता चलता है कि फादर के घर उसकी बहन का बेटा डैनी आया था, जो खुद एक प्रीस्ट बनने के लिए पढ़ रहा है। जिस दिन लवली लापता हुई थी, उस दिन फादर सुबह किसी काम से बाहर निकला था। तब डैनी लवली की दीदी को यहाँ ले आया और दोनों इंटीमेट हुए। दरअसल जब भी डैनी गांव में आता था तो ये दोनों फादर के घर पर ही अपनी मीटिंग करते थे। लवली को अपनी दीदी पर शक हुआ और उस दिन जब वो अपना हॉल टिकट लेकर फादर से आशीर्वाद लेने गई तो उसने इन दोनों को साथ में देख लिया। उसने कहा, मैं ये बात फादर को जरूर बताऊंगी। उसकी दीदी और डैनी ने बहुत मना किया, पर वो नहीं मानी। गुस्से में डैनी उसे घर के अंदर खींच के लेके गया और उसका मुंह बहुत कस के बांध दिया। लवली चिल्ला भी नहीं पाई बेचारी। तब पोस्टमैन आया, लेकिन लवली की दीदी ने दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिए थे, जिससे पोस्टमैन को लगा कि घर पर कोई है ही नहीं। इसी बीच लवली ने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डैनी ने उसका मुंह ही नहीं, उसकी नाक भी कस के पकड़ ली थी, जिस वजह से वो सांस भी नहीं ले पाई और बेचारी वहीं मर गई। ये दोनों ही घबराए हुए होते हैं कि अब करें क्या। हालांकि लवली की दीदी गुस्सा होती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसका प्रेमी डैनी पुलिस में फंस जाए। दोनों ने मिलकर लवली की बॉडी को घर के निचले हिस्से में एक जगह छिपा दिया। फिर लवली की दीदी घर आई। दोपहर तक जब लवली घर नहीं आई तो उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं कि इतनी देर हो गई, कहाँ गई ये लड़की आज। लेकिन लवली की दीदी उन्हें कुछ नहीं बता पाई और अकेले में बैठकर रोने लगी कि अपनी बहन की मौत का वो खुद कारण बन गई। उस रात दोनों ने मिलकर लवली की बॉडी को निकाला, उसे बोरी में बांधा और तालाब में फेंक दिया। दोनों बोरी को खींचकर तालाब ले गए थे, जिसके निशान आनंद ने देखे थे। इस तरह ये केस सॉल्व हो गया और डैनी अरेस्ट कर लिया जाता है। अगली सुबह जब उसे कोर्ट ले जा रहे होते हैं तो फादर और चर्च के सपोर्टर्स फिर हंगामा खड़ा कर देते हैं कि डैनी को अरेस्ट करके पुलिस ने चर्च का अपमान किया है। फिर किसी तरह आनंद डैनी को कोर्ट लेकर आ जाता है, पर वहां डैनी अपना हाथ छुड़ाकर भीड़ के बीच से बचकर भाग निकलता है। पुलिस भी उसका पीछा करती है। एक रेलवे क्रॉसिंग पर गेट लगा होता है, लेकिन डैनी उस पर चढ़कर पटरी क्रॉस कर रहा होता है और तेजी से आती हुई ट्रेन उसे मार देती है। आनंद परेशान हो जाता है कि इतना कुछ पता लगाकर कातिल को अरेस्ट करने के बाद उसे कोर्ट में पेश नहीं कर पाया मैं। इसे आनंद की नाकाबिलियत मानकर उसे और बाकी 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। यह है आनंद का पहला केस, जिसमें वो सफल भी हुआ और नहीं भी। आनंद अब सस्पेंशन में है, लेकिन आज उसे एसपी ने बुलाया होता है। वो कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में कई साल पुराना एक ऐसा केस है जिसे आज से पहले 3 टीम सॉल्व करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन बिल्कुल असफल रही। मुझे लगा कि तुम इस केस को सॉल्व कर पाओगे। बाकी रही बात तुम्हारे सस्पेंशन की, वो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नाकाबिलियत की वजह से नहीं, तुम्हारे बैड लक की वजह से तुम्हें वो सस्पेंशन मिला। मैं चाहता हूँ कि ये केस तुम लो और मैं तुम्हारा और उन 3 पुलिस वालों का सस्पेंशन अभी रद्द करता हूँ। अगर तुम्हारी टीम ने ये केस सॉल्व कर दिया तो तुम्हारे करियर पर जो दाग लगा है ना, वो मिट सकता है। लेकिन हाँ, अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो याद रखना, इस केस को हम अनसॉल्व केसेस में शामिल कर देंगे। ये कहकर वो आनंद को उस केस की पूरी फाइल देता है, जिस पर लिखा होता है श्रीदेवी मर्डर केस। आनंद अपने साथी पुलिस वालों से मिलता है, जो खुद भी सस्पेंशन में है। वो पूछते हैं, सर, जिस केस को कोई सॉल्व नहीं कर पाया उसे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? आनंद कहता है, तुम कैसी बात कर रहे हो, अभी कोशिश भी नहीं की और हार मान गए। पहले जाकर देखते हैं कि क्या केस है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे।
अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कुछ भी नहीं। कम से कम अपनी जो खराब इमेज हुई है उसे सुधारने का मौका तो मिल ही रहा है। इस तरह उन्हें मोटिवेट करके आनंद उनको लेकर उस गांव में जाता है जहां कत्ल हुआ था। पर गांव वाले नारे लगाते हैं कि हम पुलिस वालों को गांव में घुसने ही नहीं देंगे। उनका लीडर होता है सुभाष, जो कहता है कि आज तक यहाँ 3 पुलिस टीम्स आ चुकी हैं इस कत्ल को सॉल्व करने के लिए। हर टीम ने पूछताछ के नाम पर गांव वालों को मारा पीटा, बहुत टॉर्चर किया। एक आदमी तो दर्द के मारे खुदकुशी करके मर गया। आइंदा इस केस के सिलसिले में कोई भी आया तो हम उसे गांव में कदम नहीं रखने देंगे। और ठीक उसी वक्त ये चारों पुलिस वाले उस गांव में कदम रखते हैं। वो चौंक जाते हैं कि अगर गांव वाले साथ नहीं देंगे तो हम इस केस को सॉल्व कैसे करेंगे। तब करुणाकरण नाम का एक आदमी माइक लेता है। गांव वाले करुणाकरण की बात को कभी नहीं टालते, लेकिन वो भी पुलिस के खिलाफ होता है। ये चारों उस गांव में नैयार नाम के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के घर जाते हैं, जो उन्हें अपने घर में रहने की जगह देता है। वो इन्हें हिम्मत देता है कि गांव वाले चाहे पुलिस के खिलाफ हों, लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। किसी भी तरह श्रीदेवी के कत्ल का केस सॉल्व हो जाए, बस मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। कहकर वो श्रीदेवी के बारे में सब कुछ बताना शुरू करता है। श्रीदेवी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका पिता उसकी माँ को बहुत मारता था। इस वजह से श्रीदेवी की माँ अपने पति को छोड़कर अलग रहने लगी। और फिर कुछ दिनों में श्रीदेवी की माँ ने अपने रिश्ते के एक आदमी से शादी कर ली, जिसका नाम था पोडियन। लेकिन वो भी श्रीदेवी की माँ को ताना मारने लगा और उसे बहुत पीटता था। तंग आकर श्रीदेवी की माँ ने उसे भी छोड़ दिया और श्रीदेवी के साथ अकेले रहने लगी। पोडियन अब भी इसी गाँव में रहता है। श्रीदेवी को पढ़ने का बहुत शौक था। वो बहुत सारी किताबें, मैगजीन्स, न्यूज आर्टिकल्स वगैरह पढ़ती रहती थी। इस गांव में शांतनु नाम का एक लड़का था जो श्रीदेवी से एक तरफा प्यार करता था। पर श्रीदेवी ने अपनी सहेलियों से कहा था, मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपनी माँ की तरह पति से मार नहीं खाना चाहती। लेकिन अपनी मौत से पहले उसने अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी लिखी थी कि मैं अपने प्रेमी के साथ जा रही हूँ माँ। ये चिट्ठी छोड़कर वो उस रात घर छोड़कर चली गई। मतलब श्रीदेवी का एक प्रेमी था जिसके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कौन है। यहाँ तक कि पुलिस भी उसका पता नहीं लगा पाई। ऐसे में एक दिन बहुत ही बुरी हालत में श्रीदेवी की लाश मिली। उसके मुंह पे चाकू से काटने के निशान थे। ये राज तो राज ही रह गया कि श्रीदेवी को इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है। और जिस ऑफिसर ने इस केस को पहले इन्वेस्टिगेट किया, उसने तो गोपी नाम के एक आदमी को पकड़ लिया जिसने श्रीदेवी की लाश को सबसे पहले देखा था। लेकिन उस ऑफिसर ने उसे ही कातिल बताकर पुलिस स्टेशन में ले जाकर बंद कर दिया, बहुत मारा। बेचारा गोपी उसी रात को पुलिस स्टेशन में फांसी लगाकर मर गया। इस वजह से गांव वाले आज तक पुलिस से चिढ़ते हैं। अब आनंद पूछता है कि ये सुभाष किस तरह का आदमी है। नैयर बताते हैं कि हमें उस पर भी शक था क्योंकि वो गांव में एक लड़की को भी नहीं छोड़ता था। हर लड़की पर उसकी बुरी नजर रहती थी। गांव में सिर्फ सुभाष के घर में टीवी था, तो श्रीदेवी भी टीवी देखने उसके घर जाती थी। हम सब ने सुभाष से पूछा था कि उस रात तुम कहाँ गए थे, तो उसने बताया कि वो घर पर था। सारे गांव वालों ने श्रीदेवी की लाश को देखा था सिवाय सुभाष के। हमने पूछा तो कहने लगा, मुझे डर लगा इसलिए मैं देखने नहीं गया। श्रीदेवी के शव विश्लेषण में पता चला कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। हमने उसके एम्ब्रियो का डीएनए और सुभाष का डीएनए चेक करवाया, लेकिन मैच नहीं हुआ। अब इतने घुमावदार केस को सुनकर आनंद अपनी टीम से कहता है कि देखो, हमें अपने आप को 5 दिन का टाइम तो देना चाहिए। अगर इन 5 दिनों में हमें कोई ऐसा सुराख मिले जो अब तक किसी ने पता नहीं लगाया, तो हम इस केस को जारी रखेंगे, वरना इसे बंद करके वापस चले जाएंगे, क्योंकि इस कत्ल को हुए कई साल बीत चुके हैं। वैसे भी ऐसे में लगता तो यह है कि एविडेंस का मिलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। टीम को भी ऑप्शन पसंद आता है। अगले दिन वो श्रीदेवी के घर जाते हैं और उसके बुक्स वगैरह को चेक करते हैं। एक बुक के बीच में एक एनवलप होता है जिसमें शायद कोई लेटर आया था। फ्रॉम एड्रेस मुंबई का होता है और वो श्रीदेवी की बेस्ट फ्रेंड ने लिखा था। आनंद उस लड़की से मिलने जाता है तो वो बताती है, मेरे पति उस वक्त मुंबई में काम करते थे तो मैं वहीं पर रहती थी और अक्सर श्रीदेवी को चिट्ठी लिखती रहती थी। हम फ्रेंड्स थे ना, इसीलिए वो भी मुझे लिखती रहती थी। बस हमारे बीच नॉर्मली बातें होती थी। लेकिन एक बार श्रीदेवी ने पूछा, क्या हिंदी सीखना मुश्किल है और क्या मुझे वहाँ काम मिलेगा? इस तरह के वो सवाल पूछने लगी। मतलब श्रीदेवी हिंदी सीखकर मुंबई में काम करना चाहती थी। आनंद इस एंगल से सोचता है और अब वो पता लगाते हैं कि उस समय पर इस गांव से कौन कौन मुंबई गया था। शायद उनसे कुछ पता चले। वो पंचायत प्रेसिडेंट से बात करते हैं तो वो उस लिस्ट को देने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अब पुलिस की कोई मदद नहीं करना चाहता। वो उस पोस्टमैन के बारे में भी पूछते हैं जो श्रीदेवी के लेटर भी लाता होगा उस समय, उसके बारे में। लेकिन पता चलता है कि श्रीदेवी के कत्ल के कुछ दिन के बाद एक मेजर एक्सीडेंट से वो कोमा में चला गया। ये रास्ता भी बंद। अब रात को आनंद ने श्रीदेवी के घर में मिले उस खाली एनवलप पर अपना मैग्नीफाइंग लेंस रखा होता है। वो नोटिस करता है कि उस एनवलप पर हरियाणा के पोस्ट ऑफिस का सील लगा हुआ है। यानी ये हरियाणा से आया था, लेकिन फॉर्म एड्रेस लिखा है मुंबई का। ये क्या मामला है? वो श्रीदेवी की फ्रेंड को वो एनवलप दिखाते हैं। वो कहती है, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, इसे मैंने नहीं भेजा, किसी और ने मेरे नाम से भेजा है। अब इस गांव में पढ़े लिखे लोगों की हैंडराइटिंग चेक करनी हो तो उन्हें फिर से पंचायत प्रेसिडेंट के पास जाना होगा, पर वो तो इनकी मदद करने से रहा। लेकिन आनंद की टीम उससे डरा धमकाकर वहां रखे सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर लेती है और तभी एक रिकॉर्ड में उन्हें एनवलप का मैचिंग हैंडराइटिंग मिल जाता है। ये करुणाकरण के बेटे जगदीश की हैंडराइटिंग है, जो फिलहाल नॉर्थ इंडिया में रहता है।
करुणाकरण वही आदमी है जो गांव में उस दिन माइक पकड़कर बोल रहा था कि पुलिस को हम अलाउ नहीं करेंगे। अब आनंद का शक जगदीश पर जाता है कि शायद यही श्रीदेवी का वो सीक्रेट लवर था जो उसे खत लिखता था। अब वो किसी तरह जगदीश को कांटेक्ट कर लेते हैं तो वो सारा सच अपने वॉइस मैसेज में इन्हें भेजता है। आनंद की टीम नैयर को भी साथ लेकर करुणाकरण के घर जाते हैं। आनंद करुणाकरण से कहता है कि श्रीदेवी का कत्ल उसके सीक्रेट लवर ने नहीं बल्कि एक बुजुर्ग ने किया था, जिसे ये बात पची नहीं कि उसका बेटा एक नीची जात की लड़की से प्यार करे। ये एक ऑनर किलिंग था कहकर वो जगदीश का वॉइस प्ले करता है, जिसमें जगदीश ने बताया होता है कि मैं और श्रीदेवी बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे और जब बड़े हुए तो ये प्यार में बदल गया। फिर मैं नौकरी के सिलसिले में नॉर्थ इंडिया चला गया, पर जब भी गांव आता तो श्रीदेवी से जरूर मिलता। एक बार जब मैं गांव आया तो मैंने श्रीदेवी को अपने घर बुला लिया क्योंकि घर के लोग मंदिर के फंक्शन में मस्त थे। तब बारिश हो रही थी और हम दोनों इंटीमेट हो गए। फिर मैं वापस चला गया। कुछ दिन के बाद उसने मुझे खत लिखा कि वो प्रेग्नेंट है और मुझे गांव में आने के लिए कहा उसने। मुझे बस ये डर था कि मेरे घर वाले और गांव वाले हमारे रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे, तो मैंने श्रीदेवी को लिखा, मैं आ तो जाऊंगा लेकिन गांव के अंदर नहीं बल्कि गांव के पास वाले चर्च में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम वहां आ जाना और हम दोनों गांव छोड़कर चले जाएंगे और अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। मुझे उस समय पता था कि अगर मैं हरियाणा का एड्रेस लिखता तो हम पकड़े जाते, इसलिए मैं मुंबई का वो एड्रेस लिखता था जहाँ श्रीदेवी की बेस्ट फ्रेंड पहले रहती थी। फिर मैं श्रीदेवी को लेने गया और गांव के पास वाले चर्च में उसका इंतजार करने लगा, लेकिन मुझे श्रीदेवी नहीं उसकी मौत की खबर मिली। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं और मैं हरियाणा लौट आया। अब रिकॉर्डिंग प्ले करने के बाद आनंद बताता है इन बातों को पोस्टमैन ने भी कंफर्म किया है। अब ये सुनकर करुणाकरण शॉक होकर पूछता है, पोस्टमैन? वो तो कोमा में था। आनंद कहता है नहीं, उसे होश आ चुका है और इस तरह ये केस हो जाता है सॉल्व। करुणाकरण नहीं चाहता था कि उसका बेटा अपने से निचली जाति की लड़की से रिश्ता बनाए, इसीलिए उसने श्रीदेवी का कत्ल कर दिया। ये मिस्ट्री सॉल्व होने की खुशी में एसपी उस गांव में आता है और तब इन्हें पता चलता है कि गांव में किसी ने फांसी लगा ली। वो जाकर देखते हैं तो वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर नायर होता है। उसके पास एक खत होता है जिसे पढ़कर एक और शौक दोस्तों आपका वेटिंग कर रहा है। दरअसल इन्होंने जिस लड़के का वॉइस रिकॉर्ड किया था वो करुणाकरण के बेटे का नहीं बल्कि नायर के बेटे आकाश का वॉइस था। असल में श्रीदेवी और आकाश एक दूसरे से प्यार करते थे और वही श्रीदेवी को खत लिखता था। इन दोनों ने गांव से भागकर शादी कर लेने का फैसला किया था। नायर को तो शुरू से ही श्रीदेवी पर शक था और वो पोस्टमैन से कुछ ना कुछ झूठ बोलकर श्रीदेवी के खत को लेकर पढ़ता था। उसे पता चल गया था कि उसका बेटा ही है जो श्रीदेवी के खत को लिख रहा है और ये दोनों भागने वाले हैं। उसकी ऊंची जात ने उसकी आंखों पर जैसे पट्टी बांधी थी और वो नहीं चाहता था कि श्रीदेवी उसके बेटे आकाश से शादी करे, इसीलिए उसने श्रीदेवी को खत्म करने का फैसला किया। श्रीदेवी अपनी मां को खत लिखकर घर से निकली जरूर थी, लेकिन जब वो जंगल के रास्ते से चढ़ जा रही थी तो नायर ने उसे बड़ी बेरहमी से काट कर मार डाला। पर पोस्टमैन उसके खिलाफ गवाही न दे, इसलिए उसने पोस्टमैन का एक्सीडेंट करवा दिया। अब तक इस गांव में जो भी पुलिस टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आई थी उनकी मदद करने के बहाने नायर ने इस केस को और उलझा दिया, जिसकी वजह से पुलिस इस केस को कभी सॉल्व ही नहीं कर पाए। इस बार भी उसने आनंद की टीम को अपने घर में इसलिए रखा था ताकि वो इनके प्लान को समझे और इन्हें भी उलझा दे। वो हर जगह आनंद की टीम के साथ जाता था, लेकिन आनंद ने नायर को यह नहीं बताया कि वो पोस्टमैन से ऑलरेडी मिल चुका है। दरअसल पोस्टमैन कोमा से बाहर आ गया था और उसने आनंद को यह बताया कि नायर श्रीदेवी के लिए आए हुए खत को पढ़ता था। तब आनंद को नायर पर शक हुआ। उसने करुणाकरण की मदद ली और सच जानकर करुणाकरण ने आनंद का साथ दिया। उस दिन जब आनंद करुणाकरण को कातिल बता रहा था तो नायर भी वहां मौजूद था। ऑडियो में नायर के बेटे का वॉइस था, लेकिन करुणाकरण ऐसे इमोशनल हो रहा था जैसे उसी की बेटे की वॉइस हो और उसने कबूल कर लिया कि हाँ मैं ही कातिल हूँ। लेकिन नायर जो खुद एक पुलिस ऑफिसर रह चुका है वो जान गया था कि आनंद को असलियत का पता चल चुका है, लेकिन वो नायर को पकड़ने के लिए करुणाकरण के साथ मिलकर ये खेल खेल रहा है। नायर को खुद से नफरत होने लगी और अब उसे शर्म भी आ गई क्योंकि ये गांव जो उसकी इतनी इज्जत करता था, उसे इतनी इज्जत से देखता था, अब उन सबके सामने वो अरेस्ट हो जाएगा। वो इस अपमान को सहना नहीं चाहता था और इसीलिए उसने खुद ही फांसी लगा ली। वैसे अगर आपको ये लास्ट मिनट ट्विस्ट और आनंद का प्लान अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। तो ये है इस केस का असली क्लोजर। आनंद और उसकी टीम का सस्पेंशन भी रद्द होता है और अब वो सर उठाकर अपने तीसरे केस की ओर बढ़ते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।